नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब सकुशल होंगे, आपके परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हम लोग कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आशा है आप लोग घर पर अपनी पढ़ाई, अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखा होगा आपने। और अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी अनाउंसमेंट कर दिया है। 10 अगस्त को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर, दोनों पेपर एक ही दिन में 1.5 घंटे के होंगे। आपको सारी सूचना हमने भेज दी है और जूम पर मीटिंग करके भी हमने डिस्कस कर लिया है कि हमें क्या और कैसे तैयार करना है। डिस्कशन के बाद जो मुझे समझ आया और कुछ बच्चों को जो थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, वो बिंदु है छंद। मैंने आपको पहले भी बताया है छंद किसे कहते हैं। छंद वह लयबद्ध रचना है जिसमें मात्राएं, यति, गति, तुक, लय, पद और गण, इन सब का विधान किया जाता है। इन विधान के अनुरूप जो रचना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि आपने छंद पढ़े, मात्रिक छंद पढ़े और वर्णिक छंद पढ़े। आपने वो भी याद कर लिया कि ये दोहा है, मात्रिक छंद है, सवैया है, वर्णिक छंद है। आपके सामने जो समस्या आती है वो आती है इन मात्राओं की गणना हम कैसे करें। आज मैं आपको इन मात्राओं की गणना से संबंधित कुछ तथ्य बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान देके सुने। सबसे पहली बात, जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि छंद 2 प्रकार के माने गए हैं मुख्य रूप से, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जिनमें वर्णों की गणना की जाती है उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। इस मात्रा को गिनने की जो प्रक्रिया होती है, मात्रा क्रम का जो गणना होती है, इस गणना को कलन विधि कहा जाता है। कलन विधि कहा जाता है। मात्राओं को गिनने की जो विधि होती है, मात्राओं को गिनने का जो तरीका होता है, उस विधि को हम कलन कहते हैं। और ये कलन विधि 2 तरीके की होती है। एक होती है वाचक और एक होती है वर्णिक। ये 2 विधियां होती हैं, वाचिक और वर्णिक। जो रचना मात्रिक छंद के अंतर्गत लिखी जाती है उसमें हम वाचिक गणना करते हैं, और जो रचना वर्णिक छंद के अंतर्गत रखी जाती हैं उनमें हम वर्णिक गणना करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन मात्राओं की गणना हम करते कैसे हैं, क्या नियम है। इन मात्राओं की गणना के नियम क्या है और मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मात्राएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। जो मात्राएं होती हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक हम कहते हैं लघु, जिसे हम या तो 1 के द्वारा या केवल खड़ी पाई और या लघु, इन आधार पर हम इनको बताते हैं कि जो लघु है उसकी मात्रा 1 गिनी जाती है, उसका जो चिन्ह है वो खड़ी पाई 1 और ल या ल, ये इसकी प्रतीक है। दूसरी जो मात्रा होती है उसको हम कहते हैं गुरु। इसकी मात्रा 2 गिनी जाती है, ठीक है, और इसका जो चिन्ह है वो ये है, या फिर इसको हम बोलते हैं गा। इस तरीके से आपको मात्राओं के बारे में मालूम होना चाहिए कि मात्रा 2 प्रकार की होती है, एक लघु और एक गुरु। अब सवाल ये उठता है कि लघु मात्रा कहाँ लगती है और गुरु मात्रा कहाँ लगती है। यह नियम हमको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, तब हम मात्राओं का गणन कर पाते हैं। मात्राओं का गणन करने के लिए सबसे बड़ा ध्यान रखें, जो ह्रस्व स्वर होते हैं जैसे अ, ई, उ और री, इनके लिए हमेशा ह्रस्व स्वर ही, इनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और इनकी जो मात्रा होती है वो लघु होती है। इनकी मात्रा कौन सी होती है? लघु, यानी कि इनकी 1 मात्रा गिनी जाती है। इस चिन्ह से इसको प्रकट किया जाता है या इसको ल। इसी प्रकार से जो दीर्घ स्वर होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। इनकी जो मात्रा है वो गुरु मानी जाती है। इनकी मात्राएं 2 गिनी जाएंगी, इसका प्रतीक चिन्ह ये होगा, और या फिर इसको गा के नाम से भी प्रकट किया जाएगा। तो आपके सामने ये तो क्लियर हो गया कि लघु, जो ह्रस्व होगा वो लघु और जो दीर्घ होगा वो गुरु।
इसी तरीके से जब हम व्यंजन में मात्रा लगाते हैं, आप सब जानते हैं कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते। तो स्वर सहित जो व्यंजन है उसकी मात्रा कैसे लगाते हैं? स्वर सहित व्यंजन की मात्रा, जैसे मान लो काहा, तो इसकी मात्रा एक ही मानी जाएगी। और यदि इस पे ह्रस्व स्वर लगा हुआ है तो भी इसकी मात्रा लघु ही मानी जाएगी। और यदि इस व्यंजन पे दीर्घ स्वर लगा हुआ है जैसे की, तो इसकी मात्रा गुरु मानी जाएगी। तो बिल्कुल उसी हिसाब से हम देखेंगे कि जो व्यंजन है, व्यंजन स्वर सहित जो व्यंजन बोला जा रहा है उसकी मात्रा एक मानी जाएगी। और उस पर यदि ह्रस्व मात्रा है तो एक, और यदि उस पर दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो उसकी मात्रा दो मानी जाएगी। क्लियर? अब देखिए आप, यदि किसी व्यंजन के ऊपर, स्वर के ऊपर यदि चंद्र बिंदी लगी हुई है, आप जैसे चंद्र बिंदी कहते हैं अनुनासिक, तो वो हमेशा लघु ही माना जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा तो ये लघु ही माना जाएगा, इसकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। लेकिन यदि मैंने कह दिया पंच, तो इसकी मात्रा गुरु मानी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चंद्र बिंदु की मात्रा कुछ नहीं काउंट होगी। वो जो भी आपका मूल स्वर है या व्यंजन है, यदि वो लघु है तो वो लघु माना जाएगा। अब मान लो मैंने बोल दिया कांच, ठीक है, तो यदि वो कांच पहले शुरू में ही दीर्घ है तो इसकी मात्रा दो ही गिनी जाएगी। और यदि मैंने कह दिया रंग, तो इसकी मात्रा लघु ही गिनी जाएगी, दीर्घ नहीं गिनी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चंद्र बिंदी की कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होती, जबकि यदि बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो उसकी एक अतिरिक्त मात्रा मानी जाएगी। ये नियम आप ध्यान रखें। उसके बाद संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर की मात्रा हम कैसे लगाते हैं ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। संयुक्त अक्षर में की मात्राओं की गणना कैसे होती है। यदि कोई संयुक्त अक्षर प्रारंभ में आया, जैसे प्रभा, तो ये संयुक्त अक्षर है, ये लघु ही माना जाएगा। ये नहीं मानेंगे आप कि ये इसमें दो है, ये लघु माना जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? मान लो मैंने बताया प्रासु, तो इसमें दीर्घ आ गया, गुरु आ गया, तो इसकी मात्रा गुरु ही मानी जाएगी। ये संयुक्त अक्षर का नियम है। अब यदि संयुक्त अक्षर किसी शब्द के बीच में आता है, अब यदि संयुक्त अक्षर किसी शब्द के बीच में आता है तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लो ये आया गत्य, अब ये, तो ये जो ग है इसकी मात्रा गुरु मानी जाएगी, इसकी मात्रा गुरु मानी जाएगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया गर्व, अब ये जो संयुक्त अक्षर है इसके साथ मिलकर, तो ग की मात्रा गुरु ही मानी जाएगी। ये नियम है इसका, संयुक्त अक्षर का। तो संयुक्त अक्षर यदि प्रारंभ में आ रहा है तो उसकी मात्रा लघु ही मानी जाएगी, यदि वो लघु के साथ है तो लघु मानी जाएगी, और यदि वो दीर्घ के साथ है तो उसकी मात्रा गुरु मानी जाएगी। यदि वो जो संयुक्त अक्षर है बीच में आ रहा है तो उसका पहले वाला जो आपका व्यंजन है वो गुरु माना जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इस बात का भी ध्यान रखें। यदि कोई भी संयुक्त अक्षर, यदि उसमें ह्रस्व स्वर लगा हुआ है प्रिय, तो ये एक ही मात्रा मानी जाएगी। और यदि आपका कुछ इस तरीके का शब्द है, जैसे अब ये है तो संयुक्त अक्षर लेकिन ये दीर्घ है, तो इसकी मात्रा गुरु ही मानी जाएगी, इसकी मात्रा आप ऐसे ही लगाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और यदि दो संयुक्त अक्षर आ गए, तो ये भी ह्रस्व आ गया, ये भी आधा आ गया, ये भी आधा आ गया, तो भी इनकी तीन मात्रा नहीं होती। हमेशा ध्यान रखो, छंद में या तो मात्रा एक लगती है या फिर मात्रा दो लगती है, तीन मात्राएं कभी नहीं लगती। तो यहाँ तीन मात्राएं नहीं लगेंगी, चाहे ये आदर्श आ गया और ग्रेक में ये भी संयुक्त अक्षर आ गया, मात्रा यहाँ पर दो ही गिनी जाएंगी, एक दो इसकी गिनी जाएगी और एक माँ की गिनी जाएगी। तो इस तरीके से हम मात्राओं की गणना करते हैं। जब मात्राओं की गणना हम सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो हम उन छंदों को पहचान जाते हैं कि ये छंद दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, क्योंकि हमारे छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है।
जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, ये सब मात्रिक छंद है और इनमें मात्राओं की संख्या बिल्कुल बराबर है। तो आज मैंने आपको सिखाया कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। ह्रस्व स्वर की मात्रा लघु होगी। एक बार दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, ह्रस्व स्वर की जो मात्रा है वो लघु ही होगी। ह्रस्व स्वर की मात्रा लघु होगी, जिसको एक गिना जाता है, उसका प्रतीक चिन्ह खड़ी पाई होता है या इसको ल कह सकते हैं। जो दीर्घ स्वर है उसकी मात्रा गुरु मानी जाएगी, इसकी मात्रा 2 गिनी जाती है, इसका प्रतीक चिन्ह ये है और इसे गा के नाम से भी जाना जाता है। यदि व्यंजन है, व्यंजन में यदि ह्रस्व स्वर लगा हुआ है तो उसकी मात्रा 1 गिनी जाएगी और व्यंजन में यदि गुरु स्वर लगा हुआ है तो उसकी मात्रा 2 गिनी जाएगी। क्लियर? जैसे देखो थोड़ा सा देख लीजिए, यदि कि तो लघु मानी जाएगी और यदि आया की तो इसको गुरु माना जाएगा। क्लियर? तो आपको व्यंजन में किस तरीके से मात्राओं की गणना करनी है वो चीज समझ में आ गई। अब आगे देखिए, जो आपको बहुत समझने की चीज है, अनुनासिक। अनुनासिक कहते हैं चंद्रबिंदी को। चंद्रबिंदी की कोई मात्रा नहीं होती। अनुस्वार कहते हैं बिंदी को। ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। अनुनासिक की कोई मात्रा नहीं होती और अनुस्वार की एक मात्रा होती है। उदाहरण के लिए फिर से देख लीजिए, यदि मैंने लिखा यहाँ पे कांच, तो इसकी कोई मात्रा नहीं है। ये का दीर्घ है तो इसकी मात्रा 2 हो गई, चैत की मात्रा 1 हो गई। क्लियर? जैसे मालूम मैंने लिखा हंस, ये देखो मैंने लिखा हंस, अब यहाँ ह के ऊपर चंद्रबिंदी है, लेकिन चंद्रबिंदी की कोई मात्रा नहीं है। इसकी एक मात्रा इसकी गिनी जाएगी और एक मात्रा इसकी गिनी जाएगी। लेकिन यदि मैंने लिख दिया हंस, तो देखो ये अनुनासिक है, बिंदी है, इसकी 2 मात्रा गिनी जाएंगी और इसकी 1 मात्रा गिनी जाएगी। क्लियर? बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि चंद्रबिंदु की कोई मात्रा नहीं होती और जो अनुस्वार है उसकी मात्रा होती है। तो हंस, ये हंस है, इसमें चंद्रबिंदु, इसमें अनुनासिक लग रहा है, इसमें हमने 1 और 1 गिनी। और हंस, तो हंस में अनुस्वार है, इसकी हमने 2 गिनी और इसकी 1 गिनी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें मात्रा गिनते समय। यदि आपने मात्रा को की गणना करना सीख लिया तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने छंदों को पहचानना सीख जाएंगे, फिर आपको छंद पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज आप घर बैठकर कुछ शब्द लीजिए और उन शब्द की मात्राओं की गणना कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। जैसे मैं आपको कुछ शब्द दे देती हूँ और अपन उनकी मात्राओं की गणना करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सुनीता, अब देखो इसकी मात्रा मैं कैसे गिनूंगी। सुनीता ह्रस्व स्वर है, 1 मात्रा, न पे बड़ी दीर्घ है, 2 मात्रा, त पे दीर्घ है, 2 मात्रा। ये इस तरीके से आप मात्रा गिनेंगे। मान लो मैंने बोल दिया पलक, तीनों व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, लेकिन किसी में भी दीर्घ मात्रा नहीं है, तो प का 1, ल की भी 1 और क की भी 1। इस बात का विषय ध्यान रखें। मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया वो गीत, अब गीत में दीर्घ स्वर है, इसकी मात्रा 2 हो गई और ये त की कोई इसमें मात्रा अलग से नहीं लगी हुई है, इसकी मात्रा 1 मानी जाएगी। क्लियर? मैंने लिखा पंच, पंच पैर के ऊपर अनुस्वार है, मात्रा गिनी जाएगी, 2 हो गई। चैन में कोई नहीं है, मात्रा नहीं गिनी जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से आप अनुस्वार, अनुनासिक, इनका ध्यान, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजनों में दीर्घ स्वर लगा हुआ है या ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, उसके अनुसार आप मात्राओं की गणना करेंगे। संयुक्त अक्षर का मैंने नियम बता दिया। यदि संयुक्त अक्षर आपके प्रारंभ में है तो उसकी 1 ही मात्रा गिनी जाएगी। ये देखिए, इसकी 1 ही मात्रा गिनी जाएगी। प्रभु, इसकी 1 ही मात्रा गिनी जाएगी। भू, ये बड़ा दीर्घ स्वर है, इसकी 2 मात्रा और प्र की 1 ही होगी। क्लियर? समझ में आया? जैसे मान लो मैंने लिख दिया प्रकार, प्रकार, तो देखो प्र की 1 मात्रा, का की 2 मात्रा और र की 1 मात्रा, इसी तरीके से ही गिनी जाएंगी। क्लियर? अब देखिए मैंने लिखा गर्द, अब ये ग है तो व्यंजन,
इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन ये गुरु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त अक्षर से जुड़ा हुआ है। संयुक्त अक्षर से पहले का जो अपना व्यंजन होगा वो गुरु हो जाएगा। तो ये 2 और ये 1, जैसे गर्म, ये 2 और ये 1, क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहला वाला जो हमारा वर्ण है उसकी मात्रा हम गुरु गिनेंगे। तो इस तरीके से आज मैंने आपको मात्राओं के नियम बताए हैं कि मात्राओं के नियम कैसे लगाए जाते हैं। इसमें एक अपवाद है, उस अपवाद का आप ध्यान रखें। जैसे मैंने आपसे बताया कि ये संयुक्त अक्षर से पहले वाला है तो इसकी मात्रा हो गई गुरु, लेकिन अब मैंने एक शब्द लिखा तुम्हारा। अब मैं इसमें जो मात्रा लगा रही हूं तो आप ध्यान दीजिए, मैं इसमें मात्रा लगा रही हूं, मैंने यहां लघु क्यों लगाई? जबकि ये तो संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पहले वाला यदि हस्व है तो 2 गुरु लग जाना चाहिए, तो यहां गुरु लगना चाहिए क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है। लेकिन ये एक अपवाद है। अपवाद कैसे है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय ये मां इस हा में ही मिल जाता है, तो इसकी अलग कोई मात्रा नहीं होती। क्लियर? ये अपवाद ध्यान रखिए। जैसे एक आपको उदाहरण बताती हूँ, कन्हैया। कन्हैया, अब देखो इसकी जब मैं मात्रा लगा रही हूँ तो मैं ये लगा रही हूँ। अब आप कहेंगे मैडम ये तो क की तो गुरु हो जानी चाहिए क्योंकि ये संयुक्त अक्षर के पहले आ रहा है, लेकिन आप उच्चारण करें कन्हैया तो ये जो न है ना ये ह में ही शामिल हो जा रहा है, तो इसकी मात्रा ह में आ गई। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 मात्राओं से ज्यादा होती नहीं, या तो 1 मात्रा होती है या 2 मात्रा होती है। यहाँ ऑलरेडी 2 मात्राएं लगी हुई है तो इसकी मात्रा बढ़ नहीं सकती, तो ये तो सिंगल हो गई। तो ये कुछ अपवाद हैं। जब उच्चारण करते समय कोई संयुक्त वर्ण उसी अगले वाले वर्ण में शामिल हो जाता है तो उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। इस बात का हम ध्यान रखें। इस तरीके से आप अभ्यास करें। यदि आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको मात्राओं की गणना में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है। मैं आपको दोबारा से सिखाऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।